चलो ध्यान देना बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात समझ में आ रही? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? ठीक, ध्यान देना, छोटा सा चैप्टर है, बढ़िया से समझेंगे। चलो हाँ, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है बेटा, आपको विस्थापन धारा की आवश्यकता, यानी नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी तक आपने केवल वैद्युत धारा पढ़ा, बात समझ में आ रही? कहीं भी कैलकुलेशन किए, केवल वैद्युत धारा का कैलकुलेशन किए, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पर पढ़ना है एक विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम लोग आईडी से लिखते हैं। और अगर ये पढ़ना है आपको, इसका मतलब जो पहले आप धारा पढ़ रहे थे वो कौन सी धारा थी, सोचने वाला विषय हो जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो वो जो आप पढ़ रहे थे उसको हम लोग बोलते थे, उसको हम लोग अब बोलेंगे इसमें आईसी। बात समझ में आ रही? सी का मतलब होगा कंडक्शन करंट, डी का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, कंडक्शन करंट का मतलब यहाँ पर ये समझना आप कि जो धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण अस्तित्व में आती है। बात समझ में आ रही है? वो क्या होता है? चालन धारा होता है या फिर परिचालन धारा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? परिचालन धारा या फिर चालन धारा। ओके, और इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन धारा। क्या बोलेंगे बेटा? विस्थापन धारा। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि ये किसके कारण अस्तित्व में आती है, ठीक है ना। तो ये बड़ा भेद हो गया कि इतना याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण यह अस्तित्व में नहीं आती, ठीक है ना। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे। सबसे पहली बात तो ये है कि विस्थापन धारा की जरूरत क्या है। क्लियर है? जब हमारे पास चालन धारा है तो विस्थापन धारा की जरूरत क्या है, यही आपको सबसे पहले पढ़ना है। तो एक वैज्ञानिक थे बेटा मैक्सवेल। मैक्सवेल एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, आप लोग भी अभी ऑब्जर्व करना और बताना, ठीक है ना। करते क्या है, कोई एक कैपेसिटर लेते हैं यानी कि संधारित्र, और उसको या तो आवेशित करते हैं या निरावेशित करते हैं, यानी या तो चार्ज करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे। पानी है ले आओ। हाँ बेटा ध्यान देना। तो ये जो आपका हो गया कैपेसिटर की प्लेटें हो गई, कोई संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे रखा हुआ। क्लियर है? ओके। और इसके लिए हम लोगों ने एक बाह्य परिपथ से बैटरी को कनेक्ट किया है इसको चार्ज करने के लिए। ध्यान से समझना। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। और एक चीज समझना, यहां पर एक टैपिंग की लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा? टैपिंग की, यानी कि दाब कुंजी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सेल लगा हुआ है। अब अगर चाहते हो कि संधारित्र आपका चार्ज हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा? इस टैपिंग की को ऐसे दबाना होगा, तो ये टच कर जाएगा, और जब ये स्पर्श करेगा तो फिर परिपथ में धारा बहने लगेगी। किधर से बेटा? किधर की ओर? प्लस से माइनस की। तो आप बताओगे इसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, प्लस से माइनस की ओर, ऐसे, ये इस तरीके से। अगर हम आपसे कहें कि परिपथ में जो धारा थी बेटा वो आई, कितना था? आई, तो ऐसे फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर सोचिए, आप सोचने वाला विषय आ गया आपका। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऑब्जर्व करिएगा बढ़िया से। इसको कहां रख दें? चलो ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण। देखना कि मैक्सवेल
देखते क्या है? सबसे पहली चीज आप इतना बताओ, संधारित्र का जो पहला प्लेट आपको दिख रहा है बेटा, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, उस पर आने वाली धारा कितनी है? हाँ, अगर इसको हम प्लेट 1 बोल दें, क्या बोल देंगे बेटा? और इसको क्या बोल दें? प्लेट 2। तो यहां पर आप लिख सकते हो प्लेट 1 पर इनकमिंग करंट कितना है, आने वाली धारा। बताओ बेटा कितनी धारा आ रही है? आई। कितनी धारा आ रही? अब यही चीज आप देखिए बढ़िया से, पहले प्लेट पर, दूसरे प्लेट, दोनों पर। बार बार वही नहीं लिख रहा हूं, अभी इसमें थोड़ा संशोधन करूंगा, परेशान मत होना। और वो संशोधन ये रहेगा, हाँ भाई, प्लेट 1 पर आने वाली धारा बराबर आई प्लेट 1 से जाने वाली धारा बराबर 0। एक चीज बताओ, प्लेट 1 पर धारा आ रही है, आई दिख रही है, लेकिन प्लेट 1 से धारा जा कहाँ रही है? भाई प्लेट 1 ऐसे होगा, प्लेट 2 ऐसे होगा, इन दोनों के बीच में या तो वायु होगा या निर्वात होगा, बात समझ में, या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखोगे, यानी परावैद्युत पदार्थ। तो कंडक्टर तो है नहीं कि धारा जो है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्लेट 1 से धारा कितनी जा रही है? 0, कोई धारा नहीं जा रही। ठीक है, ये उनका ऑब्जर्वेशन था, बात समझ में आ रही है। अब देखना प्लेट 2 के लिए अगर हम लोग बात करें, तो प्लेट 2 पर आने वाली धारा 0, भाई कोई धारा नहीं आ रही। लेकिन प्लेट 2 से जाने वाली धारा कितनी है बेटा? दिख रहा है भाई, तभी तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा आप सोचो किरचॉफ के धारा संबंधी नियम के बारे में। केसीएल रूल कहता क्या है? किसी वैद्युत परिपथ की किसी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। और उसको जब हम लोग एनालिसिस करते थे तो हम लोग को मिलता था आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी जितनी धारा आ रही उतनी धारा जानी चाहिए। तो जब हम लोग किरचॉफ का नियम देखते हैं तो मैक्सवेल सोचते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई तो धारा ऐसी होनी चाहिए जो पहले प्लेट से जानी चाहिए। किस पर? दूसरे प्लेट पर, और उसका मान इस धारा के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है कि आएगी या जाएगी। तो पहली आवश्यकता तो ये हुई विस्थापन धारा की, कि किरचॉफ का नियम ठीक से काम करे, और जो कि एकदम सही है। किरचॉफ का नियम गलत थोड़ा ना है, सही है ना? इसी पर हम लोग कैलकुलेशन पूरा करते चले आए अभी तक, ठीक है, और सब कुछ सही मिल रहा था। तो यहाँ पर जरूरत क्या है भाई? पहला चीज याद रखना, केसीएल। ये सही हो जाए, बात समझ में आ रही है? एक जरूरत ये हो गई। अब दूसरा देखना बेटा, एम्पियर का हम लोग परिपथीय नियम लगाएंगे। अच्छा पहले तो इतना बताओ, एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है, तब तो लगा पाओगे। अगर याद होगा बताओ बेटा, कोई बताए, कोई भी बच्चा। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो मैथमेटिक्स में मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर v डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। याद आ रहा है कुछ स्टेट इसका? बताओ क्या? बिल्कुल सही। किसी बंद पथ की सीमा के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबक से, ठीक है ना? हाँ चलो। तो भाई इसको लगाने के लिए अच्छा ये हम लोग लगाते क्यों थे? पहले तो ये सोचिए कि एम्पियर का परिपथीय नियम हम लोग किस लिए लगाते थे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने। तो कोई एक बिंदु लो भाई, कोई एक बिंदु ले लो। ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर कहीं एक बिंदु ले लो। ऐसे सपोज करना ये बिंदु हो गया, ये कौन सा है भाई बिंदु? बिंदु P है। क्या है बेटा? बिंदु P। इस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आप क्या करते थे? अगर एम्पियर का नियम लगाना है तो आप एक उस तार के चारों ओर एक लूप की कल्पना करते थे, बंद लूप की
कल्पना करते थे। अच्छा, लूप की विशेषताएं आप पहले से जानते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हो कि उसका कैलकुलेशन करना, चुंबकीय क्षेत्र का कैलकुलेशन करना क्या हो, आसान हो। सबसे पहले तो लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो। बात समझ में आ रही है। बराबर कब होगी, यहाँ पर बराबर तब होगी जब आप एक वृत्तीय लूप की कल्पना करोगे और उसका केंद्र कहाँ पर होगा, लूप तार पर। किस पर होगा बेटा, अच्छा तार पर अगर होगा वृत्तीय लूप का केंद्र, तो उस लूप के प्रत्येक बिंदु की दूरी त्रिज्या होगी तार से, जो कि बराबर होगी, तो आर बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ओके। और भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाया गया है कि लूप ऐसे मानना है बेटा कि उस बिंदु से होकर गुजरे। बात समझ में आ रही है, लूप कहाँ से होकर गुजरना चाहिए, उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो लूप सपोज करना, ये लूप ऐसा है जो इस तार के चारों ओर है ऐसे। बात समझ में आ रही है, और उसका केंद्र कहाँ पर है, इसी तार पर ही है। हाँ बेटा, ये यहाँ पर सपोज करना ये केंद्र है। अच्छा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली लाइन क्या होगी बेटा, त्रिज्या, उसको मान लेना आर है। कितना है बेटा, आर, पी हो गया। अब पी पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, कितनी होगी, एम्पियर का परिपथीय नियम लगा के आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसको भी बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ऐसे कर दो। अभी इसके बारे में बता रहा हूँ, इस पर ध्यान मत देना। भाई पहला ऑब्जर्वेशन तो हो गया, ये बात समझ में आ रही है। हाँ बेटा, अब बढ़िया समझना, जगह ही जगह हो गई। ये पहला आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा देखना बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इसको आप कोई लूप मान लो और इसके सरफेस को आप मान लेना S1। क्या मान लेना भैया, पहला सरफेस, क्योंकि अभी यहाँ पर एक दूसरा सरफेस भी है, ठीक है ना। तो जो पहला लूप है बेटा, उसके लिए आप एम्पियर का नियम लगाओ। तो आप बताओगे एम्पियर के नियम से, कौन सा नियम लगा रहे हो बेटा, परिपथीय नियम है ना। तो एम्पियर के नियम से नियम लगाएंगे और किस पर ज्ञात करेंगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किस पर लगा रहे हैं बेटा, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए आप लगा रहे हो। तो होता क्या है भाई, लूप के अनुदिश जो सीमा दिख रहा है आपको, बात समझ में आ रही है, उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो आप बताओगे, मान लेना कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, V है, तो B ले लेंगे और अल्पांश वहां पर मान लेना उसकी लंबाई कितनी है बेटा, dl, कितना मान लेना, तो भैया वेक्टर V डॉट वेक्टर dl, और इन दोनों का क्या करना, समाकलन करा देना, सर्कल लगा देना, बंद है ना। और ये बराबर किसके होता है, उस लूप द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट। तो भैया लूप जो घेर रहा है वो एक ही वायर को घेर रहा है, येलो कलर का आपको दिख रहा है, उसमें कितनी धारा बह रही है, आई धारा एक डायरेक्शन में बह रही है। तो नेट धारा कितनी हुई, आई, और इसको किससे गुणा कराना है, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट इंटू आई। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। अब ध्यान देना, हम सभी जानते हैं बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता क्या है, ए बी कॉस थीटा, यही तो होता है। तो यहाँ पर वेक्टर वी डॉट वेक्टर डीएल होगा क्या, तो आप बताओगे सर ये होगा वेक्टर वी का परिमाण v, dl का परिमाण dl और इनटू cos थीटा। हम सभी जानते हैं बेटा इसी तरीके, इसलिए यहाँ पर आप देखना इस प्रकार से हम लोगों ने माना है, हम लोग यही करते हैं बार बार कि वेक्टर v और वेक्टर dl के बीच का जो कोण हो या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री, कैलकुलेशन में आसान होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आप बताओगे भैया 0 डिग्री होगा, क्यों, सबसे पहली बात करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो अगर कोई चालक तार है, धारावाही चालक तार, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसके चारों ओर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हो
किसी बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हो या फिर चारों ओर ज्ञात करना चाहते हो, सब ज्ञात कर सकते हो। करना क्या है, अपने दाहिने हाथ से उस चालक तार को पकड़ना है, इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, और अगर ऐसा है तो जो आप इस चालक तार को पकड़ने के लिए दाहिने हाथ की अंगुलियों को मोड़ रहे थे जिस डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही, वही डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही। तो देखना चालक तार तो ऐसे था, इसमें धारा बह रही थी, इसको पकड़ने के लिए ऐसे आप करोगे, अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, यानी नीचे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं, ऊपर से ऐसे आ रही हैं, बात समझ में आ रही ना। और आप सभी जानते हो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस बिंदु पर स्पर्शी खींचोगे तो बाहर की ओर ही होगा, क्लियर है ना। हालांकि तिरछा बनाए थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप बता सकते हो भाई यहाँ पर जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये किसकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर भी, एक में बना के समझा दे रहा हूं। और यहाँ पर जो आप अल्पांश मानोगे डीएल, बात समझ में आ रही, उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इसी की डायरेक्शन में। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए तो यहाँ पर कोण कितना लिखोगे बेटा, तो cos 0 डिग्री। अच्छा ये बराबर किसके होगा, म्यू नॉट इंटू आई, ये बात समझ में आ रही है। आप बताओगे हम सभी जानते हैं, हम नहीं जानते हैं तभी जानते हैं, क्या बेटा, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो यहाँ तो एक हो जाएगा और b तो कांस्टेंट। आप देखो यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी और त्रिज्या बराबर होगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी, तो भैया b तो प्रत्येक बिंदु पर कांस्टेंट होगा, ये बात आप पहले से जानते हो, इससे निकाल रहे हो, ठीक है। कोई एक सीधा चालक तार है, उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती थी v इक्वल टू किस पर निर्भर करती थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, यानी कि भैया धारा कितनी बह रही है इस बात पर निर्भर करती थी और दूरी कितनी है इस बात पर निर्भर करती थी। तो दूरी बराबर हो गई, बात समझ में आ रही है, और धारा भी तो उतनी ही प्रवाहित हो रही है। तो इस लूप के किसी भी बिंदु पर, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, आप यहाँ निकालते, यहाँ निकालते, यहाँ निकालते, कहीं भी निकालते, सेम आता और इतना ही आता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो समान है, यानी कि कांस्टेंट है ना लूप के प्रत्येक बिंदु पर, तो उसको आप बाहर कर लो, उसका इंटीग्रेशन थोड़ा ना करेंगे हम। तो आप b को क्या करेंगे बेटा, बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dl, cos 0 डिग्री की वैल्यू तो एक हो गया, एक से गुणा कराने का कोई मतलब नहीं रहा। आप सभी जानते हो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होगा, और जोड़ोगे किसको, इसको जो आपने छोटे छोटे अल्पांश मान के रखे, कहाँ तक जोड़ना है, पूरे बंद लूप तक जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जोड़ते जोड़ते यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और जब पूरा जोड़ के फाइनल करोगे तो जो लूप की लंबाई है बेटा उसी के बराबर आपको मिल जाएगा। अच्छा लूप कैसा था, वृत्तीय, वृत्ताकार लूप था, तो उसकी लंबाई क्या होगी, परिधि के बराबर, बात समझ में आ रही है। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा, 2 पाई r, r क्या होती है वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या कितनी मानेगा, r, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ जो dl लिखा है इसकी जगह अभी हम लोग क्या लिख देंगे, 2 पाई r, तो यहाँ पर कितना हुआ, म्यू नॉट इंटू आई, ये बात समझ में आ रही है, ओके। यहाँ से अगर हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे, ये तो हो गया 2 पाई r, कितना हुआ, यहाँ लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dl 2 पाई r होगा, और वैल्यू पुट करेंगे तो इसलिए v बराबर कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। इसको आप चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन समझाना है अभी, इसको फर्स्ट बनाओ बेटा। अच्छा अब ध्यान ये देना, विस्थापन धारा की बाद में जरूरत होगी, पहले जरूरत होगी आपको जगह की, वो बना लो, ठीक है ना। हाँ बन गया, चलो यही लैंग्वेज ले लो। सब अपने मन से चल रहे हैं यार। हाँ थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, एम्पियर के नियम से कौन से बिंदु P डैश के लिए, एक बिंदु और लो P डैश। अच्छा P क्या था, इस कैपेसिटर के बाहर था, P डैश को हम लोग क्या करेंगे बेटा, कैपेसिटर के भीतर लेंगे, कैपेसिटर के क्या करेंगे भीतर। यहाँ पर क्या था आपका P, और यहीं पर हम लोग ले लेंगे P डैश,
और यहाँ पर आपको एम्पियर का नियम लगाना है। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक लूप मानेंगे। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए वही वाला है, ले आएंगे, और लूप क्या होना चाहिए, उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अच्छा, इसमें रेखाएं क्या बनी हुई है, आप सभी जानते हो। जब इसको चार्ज करना स्टार्ट करोगे बेटा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप बताओगे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर से किधर की ओर होंगी, धन आवेश से ऋण आवेश। किधर से किधर की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो आप इसको यहाँ पर ये भी बता दो कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये असल में है क्या, तो ये वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है बेटा? अच्छा, ये वैद्युत क्षेत्र ई होगा कैसा, इसके बारे में भी बताओ। तो आप बताओगे परिवर्ती होगा। क्या होगा बेटा? ये निश्चित नहीं है, बदल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा सर्किट देख रहे हैं बेटा। कौन सी प्रक्रिया देख रहे हैं? संधारित्र का आवेशन। अभी क्या हो रहा है, संधारित्र चार्ज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? अगर चार्ज हो रहा है तो शुरुआत में आवेश दोगे तो इस पर आवेश का मान कुछ कम होगा, तो प्रेरण के कारण इस पर भी आवेश का कुछ कम मान, उतना ही तो उत्पन्न होगा विपरीत प्रकार का। कुल मिला के आवेश का मान कम होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, कम। क्लियर है? अच्छा, धीरे धीरे इसको चार्ज कर रहे हो, यानी आवेश का मान बढ़ेगा। आवेश का मान बढ़ेगा तो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान भी बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे प्लेट क्या नाम है इसके, आवेशित होते जाएंगे संधारित्र के, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो नियत ना होकर के क्या है बेटा, परिवर्ती है। लेकिन जब ये पूर्णतः चार्ज हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो गया, आवेशित हो गया, तब क्या होगा, निश्चित हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मान क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से अगर सपोज करना कि निरावेशित हो रहा है, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा होगा तो आवेश का मान घट रहा होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही होगी, तभी परिवर्ती होगी। तो दोनों तरीका है, चाहे आप आवेशन की प्रक्रिया देख लो चाहे निरावेशन की प्रक्रिया देख लो, दोनों में दो चीज आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान से देखो। और इसीलिए जब आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे हम, कैपेसिटर पढ़ा रहे थे, सेकंड चैप्टर है ना, तो जब आपको संधारित्र पढ़ा रहे थे तो कभी भी हम पूरा ऐसे फिगर नहीं बनाते थे। उस समय एक तो लॉजिक ये था कि आप सेल वगैरह भी नहीं पढ़े थे, 10th में पढ़े रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब नहीं बनाते थे पूरा सर्किट ही, बस करते क्या थे, दो प्लेट बना दिए, इधर ऐसे प्लस कर देते थे, इधर ऐसे माइनस कर देते। बात समझ में आ रही है? तो उस समय आप दो चीज नहीं पढ़े थे, एक तो ये बैटरी या सेल हो गया, दूसरा धारा का कांसेप्ट नहीं पढ़े थे, नहीं बताते थे। कैसे आवेशित किया था ये भी नहीं बताते थे, क्योंकि वही किसी बच्चे के दिमाग में ये तर्क हो सकता था कि सर अगर ये हम स्विच ऑफ कर दें, यानी कि यहाँ पर अगर ये ना कनेक्ट रहे, ये कनेक्ट ना रहे, तो क्या धारा प्रवाहित होगा, बताओ? नहीं होगा ना, पूछ सकता है कोई। तो फिर आप ये बोलते कि सर एक चीज बताइए, फिर ऐसे कैपेसिटर में भी क्या होता है, यहाँ पर ये वाला प्लेट इस वाले प्लेट से तो जुड़ा तो होता नहीं है, जुड़ा नहीं होता तो फिर ये सर्किट कंप्लीट कैसे होता है, धारा कैसे बहता है? बात समझ में आ गई? इसलिए आपको इतना ही पढ़ा दिया जाता, ठीक है। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, परेशान मत रहिए कि आपसे छिपाया गया है, जानबूझ के रोका गया ताकि उस समय आप केवल संधारित्र का कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। तो आप बढ़िया से समझना है यहाँ पर। हाँ, तो क्या बता रहे थे आपको भाई, पी डैश के लिए ये समझ में आ गया कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होगा और प्लस से माइनस की ओर होगी, ये आप पहले से जानते हो, ठीक है भाई। अब आते हैं इस पर, एक आपने लूप ले लिया और लूप कहाँ से होकर गुजर रहा है, पी डैश से होकर गुजर रहा है, क्लियर है। तो पी डैश के लिए आप क्या कर रहे हो, एम्पियर का नियम लगा रहे हो, और एम्पियर का नियम लगाओगे तो पी डैश पर आप ज्ञात क्या करोगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मान लो हालांकि P और P डैश क्या है, बहुत समीप है, उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए जितना यहाँ पर था। भाई प्लेट के इस पार P, प्लेट के उस पार P डैश, बहुत ही समीप है, निकट है, बात समझ में। तो दोनों जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो एम्पियर के नियम से, तो एम्पियर, अब मैं डायरेक्ट यही वाला लगा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो डायरेक्ट यही लगाऊंगा, लिखूंगा B वेक्टर इंटीग्रेशन DL का मतलब क्या होगा बेटा, 2πr, क्या होगा, ओके, और बराबर म्यू नॉट इनटू उस लूप के द्वारा घेरा गया धारा का मान बताओ। ये जो सेकंड है, सेकंड सरफेस है S2,
जो दूसरा लूप है, बात समझ में आ रही है, वो कितनी धारा को घेर रहा है? तो आप बताओगे सर 0। कितनी धारा को घेर रहा है? भाई हम देख पा रहे हैं कोई भी चालन धारा है यहाँ से पहले प्लेट से दूसरे प्लेट पर नहीं जा रही, और जब कोई धारा नहीं जा रही है तो ये लूप किसी भी धारा को घेर नहीं रहा है। तो इसे जब कोई धारा ऊपर नहीं रहे तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 2πr से भाग करोगे 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर b का मान कितना आएगा? 0। ये हो गया सेकंड। अब दोनों में से एक ही सही है, या तो फर्स्ट सही होगा या तो सेकंड सही, और हम जानते हैं फर्स्ट सही है क्योंकि आर्स्टेड ने पहले ही बताया था ना कि अगर कोई धारा वही चालक तार है तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर बायो सेवर्ट ने बताया कितना उत्पन्न करता है, कैलकुलेट करके बताया। फिर उसके बाद एम्पियर ने अपना सर्किट ला दिया, उन्होंने भी बताया कि इस तरीके से कैलकुलेट करो और इतना चुंबकीय क्षेत्र आएगा। आया? तो पी डैश पर 0 क्यों आ रहा है? तो यहां पर भी एक आवश्यकता हुई कि कोई ना कोई तो धारा है जो पहले प्लेट से दूसरे प्लेट पर जा रहा है, तभी सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा, तभी ये चार्ज भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिख लो, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे। यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसके बाद आप बताओगे यदि P व P डैश बहुत निकट है, क्या है बेटा? निकट है, तब उन पर B का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ऐसा होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ये गणितीय रूप से ही देख रहे हो, अब जब वो तर्क कर रहे हैं तो खाली थोड़े बैठे रहेंगे, वहां पर कंपास भी रखते हैं चेक करने के लिए। बात समझ में आ रही है कि ये तो बता दिया कि 0 है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संधारित्र के प्लेटों के बीच में। बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट है बेटा, विस्थापन धारा की आवश्यकता। इसको बढ़िया समझना, अभी एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर वो कंपास रखते हैं। भाई अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो हिलेगी, यानी कि डिफ्लेक्शन होगा, उसमें विक्षेपित होगी, तो विक्षेपित हो जाती है। यहाँ रखते हैं, यहाँ भी विक्षेपित होती है, यहाँ भी विक्षेपित होती है। तो यहाँ पर तो बता रहा है एम्पियर का सर्किट लॉ कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन एम्पियर का सर्किट लॉ प्लेटों के बीच में बता रहा है कि 0 है, और जो कि क्या है? ये बात क्या है भाई? गलत। ये तो सही है, ये बात गलत है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो ये बात भी गलत है। किरचॉफ के नियम से भाई जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जानी चाहिए। आवेश संरक्षण का नियम, नष्ट कहीं होगा नहीं, ये चीज। तो यहाँ तक बात समझ में आई एकदम। तो प्रैक्टिकली भी देखते हैं। अब एक चीज बताओ, जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है हम उसको मानेंगे कि जो आप गुणा भाग करके दोगे उसको मानेंगे? भाई जो प्रैक्टिकली हो रहा है वही माना जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल विक्षेपित हो रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई धारा होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों है। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई एक धारा होनी चाहिए जो इसको सही कर दे और इसको भी सही कर दे, और वो क्या होगी? विस्थापन धारा। अब चूंकि वहां पर जो ये धारा है इसको वो रिप्लेस कर रही है, यहाँ पर ये वाला धारा नहीं है ना, इसको नाम देते हैं चालन धारा या परिचालन धारा। तो परिचालन धारा यहाँ पर तो है नहीं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उनके चलने से नहीं हो रहा, उसको रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर जो धारा होगी उसको विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। ये बात भी समझ में आ गई। अब जितने बच्चों को नहीं समझ में आया कि जरूरत क्या है हमको विस्थापन धारा की, वो एक बार बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, या थोड़ा बहुत भी कम लग रहा हो तो दोबारा से कर दे फटाफट, है ना? तो इतना बताओ, विस्थापन धारा की आवश्यकता आपको एकदम समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि विस्थापन धारा का मान कितना होगा, यानी कि प्लेटों के बीच में कितनी वैद्युत धारा होगी, उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। बहुत आराम से समझना, बहुत आसान है। विस्थापन धारा। और एक चीज समझना बेटा, इसको इसी समय लिख लेना, इंपॉर्टेंट।
ये आपके परीक्षा में आता है। क्लियर है कि विस्थापन धारा क्या होती है। और अभी बता रहा हूं कितना लिखना है इसमें। देखो भाई, 1-2 नंबर में आता है, 1 या 2 नंबर में ज्यादातर आता है, तो आप उसकी परिभाषा दे देंगे। क्या दे देंगे? परिभाषा दे देंगे और उसका फार्मूला लिख देंगे, काम खत्म। ठीक है, बाकी देखा जाएगा। अब देखो विस्थापन धारा होती क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र मैंने लिखा है बेटा, ध्यान देना, किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र। किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ कि ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है ना, तो इसलिए प्रत्येक समय वो बदलता रहेगा। तो कोई टाइम होगा, उस टाइम पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना था बेटा? ई था। कितना था? अब संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होगा। सिग्मा क्या होगा? प्लेट का आवेश घनत्व है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व। बताओगे, बट हम सभी जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ए क्षेत्रफल मान लेना प्लेट का, और क्यू क्या होगा? आवेश उस समय, है ना। प्रत्येक समय तो ये भी बदल रहा होगा, ठीक। एक समय पे जिस समय प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E था, उस समय प्लेट पर आवेश कितना था? Q था। ठीक है, अब प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A है, तो A क्षेत्रफल पर Q आवेश वितरित है, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपान A होगा। सिग्मा इज इक्वल टू, तो सिग्मा की जगह क्या पुट करेंगे? Q बाई A। आप यहाँ पर लिख सकते हो E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह Q बाई A, और बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का आकर इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, बटे 1 कर सकते हो, 1 का गुणा तो ऊपर होगा, इसलिए यहां पर आप लिखना है ऐसे एप्सिलॉन नॉट ए। कोई डाउट? इसको ऐसे बनो, इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लेटों के बीच। क्लियर है? अब ध्यान देना, आप लिखोगे बट S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहां पर पूरा नाम लिखना, वैद्युत फ्लक्स। भाई ध्यान देना, S2 का मतलब ये सरफेस सेकंड आपको दिख रहा है, जो आपको लूप दिख रहा है, उसका जो तल का क्षेत्रफल है, और उसका तल कैसा है बेटा? तो आप देख पा रहे हो कागज के तल के लंबवत है। क्लियर है ना, यानी कि प्लेट के तल के समांतर होगा। तो ये चीज समझना कि उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अब वैद्युत फ्लक्स को तो फाई से लिखते हैं, और चूंकि समतल है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल उसी के बराबर होगा। और आप ये भी जानते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए का परिमाण ए होता है और बी का परिमाण बी होता है। ठीक इसी प्रकार से वेक्टर ई का परिमाण कितना होगा? ई, और ए का परिमाण ए, और इनटू कॉस, इन दोनों के बीच का कोण। ध्यान से समझना बेटा, वेक्टर ई की डायरेक्शन क्या है? प्लस से माइनस की, ऐसे ही तो हुआ। अच्छा, ये आपका प्लेट भी ऐसे, ये जो S2 लूप रखा है ना, लूप भी ऐसे रखा है, तो इसके तल का क्षेत्रफल भी यही होगा, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो अगर वेक्टर ई और ए के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 0। और आप सभी जानते हो cos 0 डिग्री कितना होता है बेटा? 1 होता है। यानी फाई ए की वैल्यू कितनी आ गई? बिल्कुल सही। तो आप बताओगे यहाँ पर इसलिए एक स्टेप और लिख दो बेटा, फाई ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू यहां से पुट करना क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए और इनटू कैपिटल ए। ठीक है, cos फाई की वैल्यू तो 1 हो गया। अच्छा, ए से ए कट गया, अब देखो तो यहां पर बचा क्या? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्यू के लिए सॉल्व करना बेटा, तो क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट भाग में इधर जाएगा गुणे, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई
फाई ई। ठीक है भाई, इसको बना देना फर्स्ट। और आपको चाहिए क्या, धारा। अब ये आवेश बदल रहा है, प्रत्येक टाइम बदल रहा है ना। हाँ, ध्यान देना कैसे, क्योंकि ये आप एक बाह्य सोर्स लगा रखे हो, बैटरी या सेल होगा जो इसको चार्ज कर रहा है, तो प्रत्येक क्षण क्या रहा है, आवेश का मान बदल रहा है। तो आप इसमें परिवर्तन की दर निकाल लो भाई, आवेश में परिवर्तन की दर। उसके लिए आप करना क्या, आप लिखना इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, फर्स्ट का x नहीं t के सापेक्ष अवकलन। चलो, अवकलन करने पर पूरा समझ आना, बात समझ में आ रही है। तो आप बताओगे डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। और आप सभी जानते हो y का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है बेटा। हाँ, आप बताओ। अच्छा, z का t के सापेक्ष बताओ भैया, z का t के सापेक्ष अवकलन dz अपॉन dt। तो समझ में तो आ गया है ना। चलो मैथ वाले बताएं बेटा, बताओ हाथी का घोड़ा के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। ये वाला मत पूछिए, अरे रटना थोड़े है, डी हाथी बटे डी घोड़ा, बात का था। चलो वापस आ जाओ भाई। तो इक्वेशन फर्स्ट का टी के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब हुआ क्यू का टी के सापेक्ष अवकलन और एप्सिलॉन नॉट और फाई का भी टी के सापेक्ष अवकलन। तो क्यू का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा बेटा, डी क्यू बाई डी। अब आप सब जानते हो भाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट है और फलन का गुणांक फाई का देखो गुणांक है, इसको बाहर करो, है ना, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट को तो हम लोग बाहर कर लेंगे। अब फाई का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डी फाई अपॉन डी। आवेश प्रवाह की दर किसके बराबर होती है, धारा के बराबर। तो यहां पर आप बताओगे यहां डी क्यू बाई डी टी जो होगा बेटा वो धारा के बराबर होगा। और ये धारा किसके बीच में है भाई, प्लेटों के बीच में। तो प्लेटों के बीच में तो चालन धारा होगी नहीं, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ कौन सी धारा है, विस्थापन। तो यहाँ पर आप लिखोगे आई डी, दोनों में अंतर है ना पता करने के लिए। तो डी क्यू बाई डी टी की जगह पर क्या लिखोगे, आई डी। आई डी बराबर होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी। तो ये बात आप याद रखना। विस्थापन धारा का सूत्र है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछता है विस्थापन धारा, तो आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, निर्वात की वैद्युतशीलता, बात समझ में आ रही है। फाई क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स। अब इसकी परिभाषा आप आराम से दे सकते हो। पहले तो ये बता देना आई डी है क्या, विस्थापन धारा। चलो भाई यहां पर इसकी परिभाषा देखना क्या होगा, तो आप बताओगे जो धारा परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण अस्तित्व में आती है, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, तो अगर आपसे एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछा विस्थापन धारा क्या है ना, तो आप लिखोगे जो धारा परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण अस्तित्व में आती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं।
इसे आईडी से लिखते हैं, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, इतना लिख के छोड़ देना काम खत्म। ठीक है, और देखो प्रूफ कैसे हुआ, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप थ्योरी देख लो इधर से, बात समझ में आ रही है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखो फटाफट आप बताओगे, समझना बेटा, KCL से, भाई KCL से समझना, जितनी धारा पहले प्लेट पर आ रही है उतनी धारा पहले प्लेट से निर्गत होनी चाहिए। तो पहले प्लेट पर आने वाली धारा कितनी है, I, और इसको I ना लिख करके अब आप क्या लिखोगे, IC। क्या लिखोगे बेटा, क्योंकि असल में ये चालन धारा है, तो IC धारा आ रही है तो IC धारा ही बाहर निकलेगी, यानी निर्गत पहले प्लेट से जाने वाली धारा कितनी होनी चाहिए, ID। अब यहाँ पर ID धारा प्रवाहित होगी ना प्लेट के भीतर, तो अब यहाँ पर आप बताओगे किरचॉफ के नियम, इस पर न्यूमेरिकल आता है, बात समझ में आ रही है। तो आप इतना याद रखना कि जो IC होता है वो हमेशा बराबर होता है ID, ये दोनों बराबर ही होगा, लेकिन एक जगह पर नहीं होगा, जहां ID होगा वहां IC 0 होगा, जहां IC होगा वहां ID 0 होगा, बात समझ में आ रही है, और दोनों ही बराबर होगा। आप बता सकते हो IC क्या है और ID क्या है। तो IC क्या है बेटा, कंडक्शन करंट, और ये क्या है बेटा, यानी कि चालन धारा। और ये क्या है बेटा, विस्थापन। तो यहां से एक चीज समझ ले, इधर देखो यहां से एक चीज तो समझ ले ना, अब ये सही हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझो कि ये कैसे गड़बड़ हो रहा था। अब यहाँ पर भाई जहाँ 0 लिखे हो यहाँ पर ID लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन धारा है, तो यहाँ पर फिर फार्मूला आ जाएगा ना इसी तरीके से, म्यू नॉट ID अपॉन 2πr, है ना। अभी यहाँ पर क्या होगा, IC, क्या होगा बेटा, IC, यहाँ पर IC था तो यहाँ पर ID, और दोनों ही बराबर है, तो उतना ही वैद्युत क्षेत्र हुआ कि नहीं, वो चुंबकीय क्षेत्र हुआ ना। हाँ, तो यहाँ पर आप लिखोगे, अब जो फार्मूला लिखा जाएगा, एम्पियर के नियम का व्यापक रूप। अच्छा, व्यापक रूप होगा क्या बेटा, तो लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर v डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट I। अब I की जगह लिखोगे IC प्लस ID, ये फार्मूला है। इसको एम्पियर मैक्सवेल नियम भी बोलते हैं, या एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण। ये देखो इसमें संशोधन किया ना, यही टर्म गायब था इसमें, क्लियर। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं जो हम लोग अभी तक कैलकुलेशन कर रहे थे गलत था, गलत हो जाना चाहिए ना। अब ID देखो इसमें जुड़ा है, अरे पागलो ID का मान 0 होगा, अभी तो बताया आपको, है ना, वहां पे विस्थापन धारा थोड़े ना होगी, तो अभी तक जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे सही था। तो यहाँ पर केवल एक चीज आपको लिखना है, क्या, कि प्लेटों के बाहर, अच्छा भैया प्लेटों के बाहर जो धारा का मान होगा वो कितना होगा, तो आप बताओगे IC के बराबर होगा। अच्छा, ये क्यों, क्योंकि ID जो है वो 0 होगा, वहां पर विस्थापन धारा क्या होगा, 0 होगा, और प्लेट के भीतर I बराबर क्या होगा, ID, क्यों, क्योंकि वहां पर चालन धारा 0 है। ये बात समझ में आ रही है। अब मान लो संधारित्र क्या हो गया भाई, पूर्णतया चार्ज हो गया, संधारित्र क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया, तो क्या परिवर्तन होगा फ्लक्स में, यहां पर देखो फ्लक्स में परिवर्तन की दर ही तो लिखा है, तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखना, अगर ये पूर्णतया चार्ज हो गया तो आवेश बदलेगा ही नहीं, आवेश नहीं बदलेगा तो ई नहीं बदलेगा, तो जितने क्षेत्र रेखाएं गुजर रही उतनी फिक्स हो जाएंगी। तो इससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं अगर फिक्स हो गई तो फिर वो परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ID 0, ID क्या हो जाएगा बेटा, 0। इतना याद रखना आप।
जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो। क्या हो बेटा? आवेशित है या निरावेशित है, ये भी याद रखिए। तो आईडी बराबर क्या होगा बेटा? क्लियर है? जाओ।